जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री गोविंद स्टडी 07 पे। मैं आपका साथी प्रलय कोरी आप सभी के साथ सीटेट हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हम तीन वीडियो अपने पहले भी अब बना के अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। शुरू की 3 यूनिट हम बना चुके हैं। जो हमारा जो चौथा टॉपिक है द फर्स्ट सिटीजन, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और आप नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा से हम स्टार्ट करेंगे। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काल में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, तो ये आधुनिक पाकिस्तान में। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सही पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब हम देखेंगे हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रायः पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी पक्की थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस महान स्नानागार को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रुकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो हमने देखा कि जो विशाल स्नानागार है वो हमें हड़प्पा से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। बिल्कुल ध्यान देते जाना है और लिखते जाना है कि किस पुरास्थल में हमें क्या मिला था। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है वो है भवन, नाले और सड़कें। तो हम देखेंगे कि जो हमारा द अर्लीस्ट सोसाइटी के बाद हमने देख रहे हैं यहाँ पर जो हड़प्पा को। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा में भवन कैसे थे, नाले और सड़कों का कैसा विकास था। क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी, तो विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। सीधी लाइन में इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो ढलान दे देंगे फिर उसको, तो वही हम आगे पढ़ेंगे कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको सीधा ही बनाएंगे, तभी पानी का रिसाव बहुत आसानी से होगा।
नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखरेख और सफाई की जा सके। घर, नल और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक स्थान ही किया जाता था। नगरीय जीवन। अब अगला टॉपिक है जो हमारा है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में शासक लोग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना करते थे। यह भी संभव है कि यह शासन लोगों को भेज भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों पर किसी उद्योग स्थान पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुंदर देश की किस्से कहानियाँ। इन नगरों से मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अगला टॉपिक हमारा है नगर और नए शिल्प। पुरातात्विकों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाए गए थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक है। बाँटों को चट पत्थर से बनाया गया था, मनके को कॉर्नेलियन पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फेंस क्या होता है इसको देखते हैं। तो ये फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग को प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बाले होता है जो कान में पहनने वाली बालियाँ होती हैं, उसे बाले लिखा है यहाँ पे। कच्चे माल की खोज में हमारा अगला टॉपिक है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। इसके अलावा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांस बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, यहाँ दालें लिखे आए, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। यहाँ से हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों द्वारा संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा
और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वह बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसी जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। वहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। यहाँ पर मन के बनाने की एक इमारत मिली जहाँ से पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के ही मिले हैं। लोथल से एक बंदरगाह भी मिला है जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे हुए डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मुहबंदी कहते थे, वाज भी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। सभ्यता का अंत। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा भी लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। मिस्र की सभ्यता। अब हम जानेंगे, ये हमारा सबसे लास्ट का टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है मिस्र की सभ्यता। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी और हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना को दूर दूर तक भेजा। सोना लिखा है, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि कहीं कहीं मिस टाइप हो गया है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, उच्चारण करने की सही कोशिश करता हूँ, मिस टाइप हो गया है तो अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा प्लीज़। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, बर्तन,
वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर को भी दफनाया गया था। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये हमारा यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, रिव्यू दें कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें, मित्रों के पास भेजें जो सीटेट की तैयारी कर रही हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।